हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन का पेपर हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 19 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 19 जो है वो है आपके पास टू फेज मेथड। ठीक है, तो टू फेज मेथड किस तरह से काम करता है और किस तरह से इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टू फेज मेथड में जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इसमें ये तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास बिगेन मेथड अप्लाई होगा, यानी कि जब भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा या हम कहें एक हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना होगा। ठीक है, तो बिगेन मेथड में क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट फेज में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आर्टिफिशियल रिमूव हो जाता है तो हमारे पास एक टेबल बन जाती है। उस टेबल को हम यूज करके सेकंड टेबल जो कि बेसिक टेबल हुई, सिंप्लेक्स टेबल की बेसिक टेबल होती है, बाद में हम उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट फंक्शन होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है, और उससे हम फाइनल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं हम। मैक्सिमम जेड इक्वल टू, एग्जांपल है मैक्सिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू हो जाएगा हमारे पास 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड ये है सेकंड है x1 प्लस 7 x2, x1 प्लस 7 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें दो जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यानी कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर मैं आफ्टर एडिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, आफ्टर एडिंग सॉल्व करने चालू कर रहे हैं स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल्स। ठीक है, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल ऐड करने के बाद एंड ऑल्सो एडिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल अब हम पता है, क्योंकि हम पहले भी कुछ एग्जांपल कर चुके हैं कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के चांस नहीं है, तो नहीं है तो वहां पे हमें सीधा सेलेक्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x1 प्लस x2 प्लस s1 माइनस s1 प्लस a1 इक्वल टू 4 एंड x1 प्लस 7x2 माइनस s2 प्लस a2 इक्वल टू 7। ठीक है, एंड a1 सॉरी x1 x2 s1 s2 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे टू फेज मेथड से। ठीक है, तो टू फेज मेथड में ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख देते हैं। मैक्सिमम जेड इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2। ठीक है, ये है। अब जब हम प्रॉब्लम को टू फेज मेथड में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम रीराइट फॉर फर्स्ट फेज में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जेड इक्वल टू जो भी वेरिएबल है और जो भी सिलेक्ट वेरिएबल है, सभी वेरिएबल्स की जो कोफिशिएंट है उनको जीरो ले लीजिए, यानी 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 एंड जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है a1 एंड a2 उनके कोफिशिएंट हो जाएंगे -1 -a1 -a2। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास जो सब्जेक्ट टू कंडीशंस हो जाएंगी 2x1 प्लस x2 माइनस s1 प्लस a1 इक्वल टू 4, x1 प्लस 7x2 माइनस s2 प्लस a2 इक्वल टू 7 एंड x1 x2 s1 s2 a1 a2 इक्वल टू 0। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम फर्स्ट फेज की फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल अगर बनाना चालू करें तो ये हो जाएगा हमारे पास सी बी एक्स बी बी। ठीक है, सी बी एक्स बी एंड बी, ये हो गया। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं सी बी एक्स बी लिख रहा हूँ
थोड़ा नीचे लिखता हूँ, सी बी एक्स बी बी एंड सी जे भी लिखना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जीरो, सीजे की वैल्यू जीरो, 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 -1, -1, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, बेसिक क्या है, A1 एंड A2, तो यहाँ पर आ जाएगा A1 A2, और यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड में 4 एंड 7, CB की वैल्यू -1, -1, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं यहाँ से 2 1, 2 1, -1 0, यानी ये x1 x2 s1 s2, ठीक है, A1 A2 के करस्पॉन्डिंग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0, और ये हो जाएगा 1 7, ठीक है, 1 7 0 -1 0 1, ठीक है। तो अब फिर से चेक करेंगे हम जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे का चेक करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2, देखो -3, फिर -2 प्लस -1, तो ये हो जाएगा -3, मोस्ट हमें नेगेटिव चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 0 0, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर। लीविंग वेक्टर चेक करते हैं बी अपॉन एक्स आई जे, जहाँ पे एक्स आई जे ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, इसके करस्पॉन्डिंग क्यों 4/1, यहाँ 7/7 1, तो ये हो जाएगा जो स्मॉलेस्ट है वो हो जाएगा हमारे पास लीविंग वेक्टर। तो ये हमारे पास हो गया लीविंग वेक्टर A2, ठीक है। तो अब फिर से सिंपलेस्ट बनानी होगी हमें, ठीक है। इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास सी बी एक्स बी बी सी जे, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने ये रिमूव किया है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ 1 बनाना होगा, तो पूरी रो को 1 से डिवाइड, यहाँ से यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले वो देख लीजिए क्या है, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे A1 ही रहेगा, ठीक है। A2 की जगह क्या जाएगा x2, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 0 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 एंड अल्फा 6। बट यहाँ पे अगर देखें तो अल्फा 6 यानी कि ये चीज़ जो A2 जो है वो रिमूव हुआ है, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास A2 के करस्पॉन्डिंग बेसिकली ये याद रखना है, ये A1 की, सॉरी, ये x1 की करस्पॉन्डिंग था, ये x2 s1 s2 A1 A2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो A2 के करस्पॉन्डिंग जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई वेक्टर रिमूव करता है तो उसको रिमूव भी कर दीजिए, फाइनल पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। जिंदगी से निकाल ही दीजिए उसको, दोबारा ज़िंदगी में एंट्री देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें 7 से डिवाइड करना है इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 1/7, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये 0 -1/7, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसको तो हमने रिमूव भी कर दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब हमें इसको 0 बनाना है, यानी यहाँ पे 0 बनना चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली ये A1 इसका पार्ट है, तो इसके ऊपर 1 तो यहाँ पे रहेगा ही। तो फिर रो ऑपरेशन कौन सा लगेगा, रो ऑपरेशन लगेगा R1 न्यू इक्वल टू R1 ओल्ड माइनस R2 न्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली इसमें से, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, 4 -1 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 -1/7, 2 -1/7, तो ये हो जाएगा आपका 13/7, ठीक है। 1 -1 0, -1 0 -1, और ये हो जाएगा 0 एंड -1/7, तो ये हो जाएगा 1/7, एंड 1 - 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे इसमें बस इसमें सेकंड सिंपलेक्स टेबल। अब ये जब सेकंड सिंपलेक्स टेबल आ चुकी है, तो फिर से हमें देखना है इसको जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन सी बी एक्स बी माइनस सी जे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो ये -1 है, ये 0 x2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 0 0 और ये -2, ठीक है। तो यहाँ से फिर से देखें तो -13/7, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास
जीरो, ये हो जाएगा एन सॉरी पॉजिटिव वन, ये हो जाएगा हमारे पास 1/7 पॉजिटिव, और ये जीरो। ठीक है, ये हो गया, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास जीरो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब भी हमारे पास सभी जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल भी अंदर है, तो यानी ये हमारे पास एंट्री करेगा। अब एंट्री करेगा तो लिविंग वेक्टर चेक करना है, तो लिविंग वेक्टर के लिए हमें फिर से बी अपॉन एक्स आई जे करना है, बी अपॉन एक्स आई जे, जहाँ पे एक्स आई जे जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा इसलिए। तो यहाँ से देखते हैं, तो थ्री को डिवाइड करो 13/7 से, तो हो जाएगा 21/13, और ये हो जाएगा 7, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 1 को 7 से। ऑब्वियसली ये छोटा है, ये लीव कर जाएगा। ठीक है, यानी कि एंट्रिंग वेक्टर लीविंग वेक्टर। अब फिर से A1 लीव करके, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से एक टेबल बनाते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास सी बी एक्स बी डी सी बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड अल्फा फोर। अब अल्फा फाइव निकल चुका है, आर्टिफिशियल से रिलेटेड था, तो निकाल ले दो इसको। तो ठीक है, ये हो जाएगा जीरो 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 जीरो। ठीक है, ये हो गया। ऐसे सी बी की वैल्यू दोनों के करस्पॉन्डिंग जीरो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे आ गया आपका एक्स वन, ये हो गया एक्स टू। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, वन बनाना है, सॉरी इसको हमें यहाँ पे वन बनाना है। तो 7/13 से पूरी रो को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये तो ऑब्वियसली आ जाएगा 21/13, 21/13, ये आ जाएगा आपका वन, ये जीरो माइनस 7/13। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 7/13 से मल्टीप्लाई करें तो 1/13। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हमें चूंकि x1 का पार्ट ये है, तो जीरो यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे वन होना चाहिए। तो R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड, R2 ओल्ड। ठीक है, ये है हमारे पास -1/7 R1 न्यू, यानी इसमें 1/7 का मल्टीप्लाई करने पे, तो 1/7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पहले 1/7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/7 का मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3/13। ठीक है, 3/13, 1/7 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको फिर से, तो ये हो जाएगा 1/7, ये आ जाएगा हमारे पास जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा -1/13। ठीक है, -1/13, एंड इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1/91। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/91। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये ऑपरेशन लगाना है, रो ऑपरेशन लगाना है। तो अब यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 - 3/13, तो 1 - 3/13, 1 - 3/13 इक्वल टू 10/13। ठीक है, 10/13, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/13, एंड ये हो जाएगा आपका -1/7 -1/91। तो 13 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 91, ये हो जाएगा आपका 13, -14/91, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -2/13, तो -2/13। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे जो है वो अगर देखें तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जीरो से होगा, जीरो ही माइनस हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हमारे पास ये हो गया कि अब एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है इसमें, एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हुए, अब हमें चालू करना है टू फेज मेथड। टू फेज मेथड में क्या करना है, टू फेज मेथड कि अगर आपको स्टार्टिंग की इक्वेशन याद है तो वो हमारे पास थी मैक्सिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, और अगर उसमें s1 प्लस s2 की एंट्री करानी थी तो हम ऐसे कर सकते थे। ठीक है, 0 s1 प्लस 0 s2। ठीक है, तो अब क्या करना है, सेकंड फेज, सेकंड फेज, सेकंड फेज में कुछ नहीं करना है, हमें सी बी यही रखना है, एक्स बी यही रखना है, बी सी जे। ठीक है, ठीक है, अब सी जे की वैल्यू चेंज होगी, अब सी जे की वैल्यू
चेंज होगी, सीजे की वैल्यू जो स्टार्टिंग में थी ओरिजिनली वो आ जाएंगी, यानी कि 1 1 0 0। ठीक है, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे अब इसके करस्पॉन्डिंग सीबी की वैल्यू भी 1 1, ये हो जाएगा x1 x2। ठीक है, ये हो जाएगा 21/13 एंड 10/13। ये हो जाएगा 1001, कोई चेंज नहीं होगा, -7/13 एंड 1/13 1/13 एंड -2/13। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास सेकंड फेज की फर्स्ट टेबल आ चुकी है। अब फिर से चेक करना है कि क्या ये टेबल ऑप्टिमल है या नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक बार में ही ऑप्टिमल आए। ठीक है, अब इसको चेक करें तो जेड जे माइनस सी जे, तो यहाँ पे देखें सी बी एक्स बी माइनस सी बी। ठीक है, तो 1 × 1, तो इसके ये दोनों करस्पॉन्डिंग जीरो ही आना है, क्योंकि ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल के पार्ट है। इसके अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो -7/13, इसके करस्पॉन्डिंग -7/13। ठीक है, -7/13, और इसके ये हो गया +1/13। ठीक है, -7/13 एंड +1/13। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, -7/13 और +1/13, तो ये हो गया आपका 6/13, 6/13। एंड इससे करस्पॉन्डिंग देखें तो ये हो जाएगा 1/13 एंड -2/13, ये हमारे पास माइनस का था, और ये हो जाएगा -1/13। ठीक है, -1/13। तो अब फिर से इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है बेसिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रही है, ये प्रॉब्लम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमें फिर से एंटी वेक्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मोस्ट नेगेटिव क्या है, ये है, तो लीविंग वेक्टर हमें चेक करने की नीड है ही नहीं, क्योंकि लीविंग वेक्टर ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, ये, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव था, ये नेगेटिव है, ये लीविंग वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब ये लीविंग वेक्टर बन गया तो फिर से हमें सी बी एक्स बी बी सी जे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 1 1, सॉरी, अब यहाँ पे इसकी जगह क्या जाएगा S1। ठीक है, क्योंकि इस सॉरी यहाँ पे आएगा, ये एंटर किया है S1 एंटर किया है, बट x2 की जगह, तो ये हो जाएगा x1 S1। ठीक है, ये हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग 1 0 1 1 0 0, ये हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है, ये हो गया। b की वैल्यू के लिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पे बेसिकली इसको 1 बनाना है, यानी कि 13 से पूरे रो को मल्टीप्लाई करना है, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 से मल्टीप्लाई किया तो इस रो को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 10 0 13। ठीक है, 13 1 -2। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ पे जीरो बनाना, तो यहाँ पे जीरो बनाने के लिए R2 न्यू R2 सॉरी R1 न्यू इक्वल टू R1 ओल्ड। ठीक है, फर्स्ट रो में था ना, R1 ओल्ड प्लस 7/13 R1 न्यू, R1 न्यू में 7/13 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसमें 7/13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 70/13 एंड प्लस 21/13, तो ये हो गया हमारे पास 91/13, यानी कि 7, ये हो गया 7। ठीक है, इसमें तो कुछ करेंगे ही नहीं हम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें अगर देखें तो हमें क्या करना है, बेसिकली 7/13 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 0 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 7/13, तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमें देखें तो बेसिकली यहाँ पे 0 बन ही रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 7/13 का, तो ये हो जाएगा -14/13 -14/13, एंड इसमें ऐड क्या करना है 1/13, तो ये हो जाएगा 1/13, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/13 माइनस का, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। फिर से हमें चेक करना है जेड जे माइनस सी जे, तो जेड जे माइनस सी जे, तो फिर से चेक करते हैं, तो यहाँ पे ही हो जाएगा हमारे पास 0 इसके करस्पॉन्डिंग 7
इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें 0, इसके करस्पॉन्डिंग -1। ठीक है, यानी फिर से ये हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये एंट्री वेक्टर बन गया, तो फिर हम लीविंग वेक्टर चेक करना है। अब लीविंग वेक्टर फिर से कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री वेक्टर तो बन गया, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी हमारे पास लीविंग वेक्टर नहीं बन पा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी लीविंग वेक्टर नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई लीविंग वेक्टर नहीं है, यानी एंट्रिंग वेक्टर है, लीविंग वेक्टर नहीं है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन जो है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास यहाँ से इम्प्लाइड नो एंट्रिंग वेक्टर, नो लीविंग वेक्टर, नो लीविंग वेक्टर इम्प्लाइज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसको आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना कि कहीं मेरे से कोई यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है, अगर ऐसा है तो। अदरवाइज अगर यहाँ से जाते हुए एक सॉल्यूशन आ जाता है, जो भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास ये था, और जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने बाई मिस्टेक क्या कर लिया, मैक्सिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 ले लिया था। ठीक है, बेसिकली जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें क्या था, मैक्सिमम जेड ना होकर ये था मिनिमम जेड, मिनिमम जेड। ठीक है, मिनिमम जेड के केस में अगर हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे देखो, अब मैं मिनिमम जेड के केस में अब मैं दिखा रहा हूँ कि जब अगर हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो स्टार्टिंग की ही प्रॉब्लम है, बशर्ते यहाँ पर क्या है, मिनिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2, और जो सब्जेक्ट टू कंडीशन थी वो आपके पास सेम है जो कि पहले की गिवन थी। ठीक है, यानी कि क्या गिवन थी हमारे पास पहले, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बशर्ते मिनिमम थी। तो सेम टाइप में जाना है हमें फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज में जब आएंगे तो मिनिमम को हम मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमम जेड में कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा -x1 -x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। ठीक है, तो उस कंडीशन में सीजे जो हो जाता है यहाँ पे, वो आ जाता है हमारे पास, वो हो जाता है हमारे पास -1 एंड -1। और तब हम जब चेक करते तो यहाँ पे भी -1 एंड -1। तो मिनिमम का केस बेसिकली दो क्वेश्चन बन चुके हैं, मैक्सिमम के केस में तो हमारे पास इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन आया था। ठीक है, अब मिनिमम के केस में अगर ये है तो उस केस में ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये 0, ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये हो जाएगा 7/13 -1/13, 6/13 पॉजिटिव आएगा, एंड ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब मिनिमम का केस है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया एक तरह से। और इस केस में हमारे पास ऑप्टिमल, अब डायरेक्टली दे सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 इक्वल टू 21/13, x2 इक्वल टू 10/13, एंड ऑप्टिमम वैल्यू इक्वल टू, ये थी हमारे पास मिनिमम, इसी में पुट करना है। ठीक है, मिनिमम वाली प्रॉब्लम का ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल टू 21/13 प्लस 10/13 इक्वल टू 31/13, 31/13, जो कि इसका हमारे पास स्टूडेंट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें दो केस मिल चुके थे, एक इसमें भी हमें पता चल जाएगा टू केस में भी कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब हमने मैक्सिमम का टाइप लिया था तो उसमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया था, बट जब हमने मिनिमम लिया था तो मिनिमम के केस में हमारे पास -x1 मैक्सिमम में कन्वर्ट इस तरह से करते हैं, और ये कन्वर्ट करने के बाद हमने जब टू फेज पे सॉल्व किया तो उस कंडीशन में ये हमारे पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, ठीक है, तो एक बार तो मैं कहूँगा कि आपको इसको रिपीटेडली देखना चाहिए कि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एज वेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। सभी जगह व्हाट्सएप या कहीं पर भी सिर्फ मैसेज करना है, कहीं पर भी कॉल नहीं करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।